वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आज 26 नवंबर 2024 है और आज का दिन बहुत ही खास दिन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज कॉन्स्टिट्यूशनल्स डे है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका था। तो आज हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है और आज इससे संबंधित बहुत सारे बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम एडिटोरियल में भी डिस्कशन करेंगे। एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके। मैं आप सबसे ये बताना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो खास करके इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर वो जो नए हैं या जिन्हों हमारा खास करके यूपीएससी के सिलेबस अगर आपको पहले से ही पता है, तो न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले आप सिलेबस के बारे में पूरी तरीके से जानकारी जुटा लें, जिससे आपको न्यूज़ की समझ जो है बेहतर हो जाएगी। क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है न्यूज़पेपर जो आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाया जा रहा है, ये सेकुलर सोशलिस्ट और से संबंधित है। अब हमारी प्रियम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को ऐड किया गया। इससे पहले भी वीडियो मैंने आपको बनाया था। मैं आपको बता दूं कि भारत देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है और संजीव खन्ना जी का कुछ स्टेटमेंट है। इस पर बारे में हम थोड़ा सा जानकारी के साथ हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस सेकुलर शब्द की कहानी को समझो। सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष। जैसा कि आप लोगों ने अपनी किताबों में पढ़ा होगा, हमारे संविधान का शुरुआत है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, यानी यही सेकुलर शब्द की बात होती है, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात हो रहा है। तो यहाँ पर जो सेकुलर शब्द को डिनोट किया जा रहा है और रिपब्लिक दैट अपहोल्ड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, यहाँ पर सेकुलर का मतलब ये होता है हमारा संविधान, हमारा जो गणतंत्र है, सभी को, सभी धर्मों को समान रूप से, इक्वल रूप से रिस्पेक्ट करता है। अब दूसरा शब्द है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट रिप्रेजेंट करता है रिपब्लिक डेडिकेटेड एलिमिनेटिंग टू ऑल द फॉर्म ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन वेदर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ये हमारे जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने ये बातें कही कि यहाँ पर समाजवाद का जो शब्द है, सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, यानी कि ये तात्पर्य हुआ कि सोसाइटी, समाज के अंदर में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरीके से दोहन को सोसाइटी, समाज से उसको मुक्त करना होगा, ख़त्म करना होगा। तो इसीलिए हमारे संविधान के प्रियम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया है। अब इसकी कहानी को और भी बातों को हम समझते हैं। ऑर्डर वॉज बेस्ड ऑन बेस ऑफ पिटीशन। एक पिटीशन 2020 में डाला गया था जिसमें चैलेंजिंग किया गया था कि भाई जो सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जो प्रियम्बल में ऐड किया गया, आपको बता दूं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में के प्रियम्बल में, यानी कि प्रस्तावना में, सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को जोड़ा गया। अब एक पिटिशनर है जो बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने आर्ग्यू किया कि जो इंसर्शन है ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को देता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1949 को ये इसे असेंबली के अंदर में अगर हम बात करें तो उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया था, बाद में इसे ऐड किया गया था, बाद में इसे ऐड किया गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फ्रॉड है क्योंकि हमारे संविधान सभा के द्वारा ये मान्यता नहीं दी गई है। अब इनका आर्ग्यू ये है कि जो यहाँ पर जो सेकुलर वॉज डेलिबरेटली, आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा जानबूझकर इसको नहीं ऐड किया गया था, और सोशलिस्ट जो है फेटर्ड द इकोनॉमिक पॉलिसी के चॉइस के बेसिस के आधार पर किए गए थे कि भाई इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। लेकिन कोर्ट ने इस बात को मानने से कोर्ट ने कहा कि ये कहा जाए कि ये सही नहीं है, पिटिशनर जो भी चीज़ें दे रहे हैं ये सही नहीं। यहाँ पर एक सवाल है कि सोशलिस्ट यानी समाजवाद और सेकुलर का वास्तविक मतलब के आधार पर अगर देखा जाए तो यही कहता है कि प्रियम्बल में इसे ऐड किया गया। और आप सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रियम्बल
प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। पार्लियामेंट के लिए क्वेश्चनेबल पावर है कि भाई आर्टिकल 368 के तहत संविधान के अंदर में बदलाव कर सकते हैं। ये शक्तियाँ पार्लियामेंट को दी गई है और पार्लियामेंट ने ही उसको प्रियम्बल को एक्सटेंड किया है। अब इस बात को रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के तौर पर आप इसे भले ही कहें, लेकिन आर्टिकल 368 के तहत ही इसको ऐड किया गया है। साथ साथ में कोर्ट ने इस बात को भी एक्सप्लेन किया कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ लिविंग डॉक्यूमेंट्स एंड द ओपन चेंजेस अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द टाइम। समय के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार जो है इसे बदला जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट श्योर अबाउट द सेकुलरिज्म। हो सकता है कि जब भारत का निर्माण हो रहा था उस वक्त धर्मनिरपेक्ष शब्द को लेकर संविधान सभा ने सिक्योर नहीं हुआ था, ये उस तरीके से नहीं था, श्योर नहीं था। तो उस वक्त शायद संविधान सभा के अंदर में वो बदलाव नहीं किए गए। लेकिन आज का दौर जो है, जिस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसी स्थिति इस देश के अंदर में जो उत्पन्न होती है, तो सेकुलर शब्द का हमारे संविधान के प्रियम्बल में होना बहुत जरूरी है। समय बदलता जाएगा। इंडिया हैज़ डेवलप्ड इट्स ओन द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकुलरिज्म। भारत का यहाँ तक का ये भी है कि भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है दुनिया के दूसरे देशों की धर्मनिरपेक्षता से बहुत अलग है। वहीं पर स्टेट नाइदर सपोर्टेड टू एनी रिलीजन नॉर पेनलाइज टू प्रोफेशनल प्रैक्टिस ऑफ एनी। यहाँ तक ये है कि देश जो है किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है और न ही उसे प्रोफेशन और प्रैक्टिस में विश्वास करती है। हमारा संविधान की जो आर्टिकल 14, 15, 16 जो है संविधान के अंदर में इस बात को कहता है कि भाई हम लोग किसी भी बेसिस के आधार पर प्रोहिबिट टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट टू सिटीजन, रिलीजन के ग्राउंड पर के आधार पर हम लोग किसी भी व्यक्ति को विभेद नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ भी इस बात पर चर्चा करती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रियम्बल ओरिजिनली जो है ये एक तरीके से इक्वालिटी के स्टेटस, अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्रैटर्निटी, डिग्निटी, लिबर्टी को रिफ्लेक्ट करता है और सेकुलर शब्द जो है ना इसमें 4 चांद लगा जाता है। कोर्ट ने इस बात को भी क्लैरिफाई किया है कि जो सोशलिज्म, भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर सोशलिज्म की बात किया जाए तो यहाँ पर कमिटमेंट शब्द से है, यहाँ पर वेलफेयर ऑफ अ स्टेट की बात है, यानी जन कल्याण से संबंधित है। सोशलिज्म का मतलब यहाँ पर जन कल्याण है। संविधान के अंदर में, प्रियम्बल के अंदर में भले ही इकोनॉमिक पॉलिसी और स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई नहीं किया हो या जो भी हो, लेकिन यहाँ पर सोशलिस्ट शब्द का मतलब, कमिटमेंट यहाँ पर है वेलफेयर स्टेट, यानी जन कल्याण। जन कल्याण यानी कि सबको अवसर का विकास मिलना चाहिए। तो इस तरीके से संजीव खन्ना साहब ने सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को उन्होंने इंटरप्रेटेट करने की कोशिश की और ये काफ़ी अच्छा था। आज के लिए अगर हम बात करें व्यूअर्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आज का दिन जो है संविधान सभा 26 नवंबर 1949 का दिन, और आज ही के दिन जो है संविधान सभा ने ये अडॉप्ट किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को अडॉप्ट किया था। तो आज इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। चलिए सबसे बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम एडिटोरियल पर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ही एक शानदार न्यूज शशि थरूर जी के द्वारा जो है लिखा गया है। शशि थरूर आप सबको पता होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4th टाइम मेंबर ऑफ लोकसभा रहे हैं तिरुवनंतपुरम से आपका, और बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स और नेशनलिज्म, पैट्रोटिज्म, इन तरीके की बहुत सारी किताबों की रचना उन्होंने की है। तो उस संविधान को लेकर उनकी क्या मान्यता है और इस पर भी हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका कहना है, जो भी व्यू इसमें लिखा हुआ है शशि थरूर जी का है। कहा जा रहा है कि इस महीने में 75th एनिवर्सरी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 75th एनिवर्सरी है, यानी 75वां ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो 26 नवंबर 1949 को ये फाइनली अडॉप्ट किया गया था। जब आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो उस प्रियम्बल में लिखा जाता है कि एतद द्वारा अधिनियमित, अधिकृत और आत्मसमर्पित किया जाता है। 26 नवंबर 1949 को हम इसे अडॉप्ट करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि चलिए 75 साल पूरा हो गया है, तो पार्लियामेंट में हम लोग जॉइंट सीटिंग स्पेशल लेकर के आते हैं। जॉइंट सीटिंग यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिल करके इस पर बहस करेंगे या फिर डिस्कशन होगा। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों क्या करेगी कि एक साथ मिल करके बैठेंगे। अब ये बहुत सारी बातें हैं।
अब देयर आर बाउंड टू बी अ सेवरल सेल्फ, ये बहुत अच्छी बात है। स्पीचेज हो गए चारों तरफ से, पॉलिटिकल डिवाइड्स में आपका स्पीच दैट शुड बी हॉन्टेड टू ऑल इज द, हालांकि ये स्पीच जो है बी आर अम्बेडकर के आसपास में ये गुजरता रहा। 25 नवंबर 1949 को बहुत सारे ऐसे समन भी भेजे गए। तो आप कह सकते हैं कि इस बेसिस के आधार पर, तो अब हम यहाँ पर ये जो टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस के वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर ने पॉइंट आउट किया था कि हाउ द पीपल एंड पॉलिटिकल पार्टी अप्लाई करेगा, किस प्रकार से भारत देश की जनता हमारे संविधान को अप्लाई करेगी, कैसे लागू करेगी आने वाले कल के बारे में उन्होंने बताया था। सबसे पहले मैं इनको आपको बता दूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। भीमराव अंबेडकर आइडेंटिफाई, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हाईलाइट किया था तो उन्होंने भारतीय सोसाइटी में देयर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टू थिंग्स इन इंडियन सोसाइटी। उन्होंने कहा कि भारत के समाज में दो चीज़ें एब्सेंस है, दो चीज़ें जो है वो उसकी कमी है। एक चीज़ है इक्वालिटी और दूसरा है फ्रैटर्निटी। इक्वालिटी यानी समानता और फ्रैटर्निटी यानी कि असमानता, यानी कि भाईचारा और बंधुता। 26 जनवरी 1950 को ये डिक्लेयर हुआ कि हम लोग संविधान को अपने भारत देश में लागू कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू इंटर इनटू द लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इन द पॉलिटिक्स वी विल हैव टू इक्वालिटी एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। अगर हम बात करेंगे कि पॉलिटिक्स के अंदर में, राजनीति के अंदर में हमें समानता, समाज के अंदर में, आर्थिक जीवन में हमें समाज के अंदर में समानता लाना होगा, तो उन्होंने ये बात कही कि पॉलिटिक्स में तो समानता है, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक जीवन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर असमानता, इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। अगर इन पॉलिटिक्स की बात करें तो इन पॉलिटिक्स में वी विल रिकॉग्नाइज अ प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू। ये बात सत्य है कि हमें राजनीतिक रूप से समान अधिकार मिला है, एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार और उस हर वोट की वैल्यू एक हो हमारा समाज। लेकिन अगर वही आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन में सामाजिक और आर्थिक स्ट्रक्चर जो है दिन पर दिन जो है कहीं ना कहीं वन मैन वन वैल्यू के प्रिंसिपल को डिनाई करता है। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शंस। आपका अब आप एक तरफ आप कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन या राजनीतिक जीवन में आपको समानता है, एक वोट, एक अधिकार, एक वैल्यू है, लेकिन अगर हम वही आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन जो असमानताओं से भरा हुआ है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई जो है एक तरीके से कह सकते हो इक्वालिटी। तो समाज में के अंदर में अगर इकोनॉमिक लाइफ अगर इक्वालिटी नहीं होगा तो इन सभी चीज़ों का मायने नहीं रखेगा। कॉलिंग फॉर द सोशल नॉट मेयरली फॉर द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कॉन्सेप्ट। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बात इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हमारे सोसाइटी के अंदर में फ्रैटर्निटी की कमी है। सेकेंड मेजर इंग्रेडिएंट मिसिंग है फ्रैटर्निटी। यहाँ पर फ्रैटर्निटी का मतलब होता है सेंस ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड ऑफ इंडियन। हर भारतीयों के लिए बंधुता, हर भारतीयों के लिए समान बंधुता के हम सब भाई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से अलग हट करके हमें भाईचारा और बंधुता को मेंटेन करना होगा। हम सब भारतीय पहले हैं, हिंदू बाद में, मुस्लिम बाद में, सिख बाद में, ईसाई बाद में, पहले भारतीय हैं। तो भारतीयता की जो भावना ब्रदरहुड है उसकी आज भी हमारे सोसाइटी समाज के अंदर में वो मिसिंग है। इसी प्रिंसिपल में यूनिटी और सॉलिडेरिटी की बात करेंगे सोसाइटी सोशल लाइफ के अंदर में तो बट थैंक्स टू द कास्ट सिस्टम, इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द कास्ट सिस्टम हमारे सोसाइटी के अंदर में आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है एक एंटी नेशनल जैसी स्थिति को पैदा करता था। रिलीजियस डिवीजन है, समाज के अंदर में डिवाइड है धर्म के आधार पर। कॉमन सेंस ऑफ द नेशनहुड, जो राष्ट्रवाद की जो भावना उसकी भी कमी है आपका भारतीयों के अंदर में। फ्रैटर्निटी भारतीयों के अंदर में नहीं है आपका। तो ये सब लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये सारे ये जितनी भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये हमारे संविधान को अधूरा करता है। ही पॉइंट आउट टू लिबर्टी। लिबर्टी की बात उन्होंने कहा, लिबर्टी वुड बी प्रोड्यूस अ सुपरमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी। इक्वालिटी का मतलब यहाँ पर विदाउट, यहाँ ये भी कहा कि इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल टू इंडिविजुअल इनिशिएटिव कहा जाता है। अगर इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी के बिना इक्वालिटी का कोई महत्व ही नहीं है। विदाउट फ्रैटर्निटी लिबर्टी वुड बी प्रोड्यूस द सुपरमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मेनी। ये भी कहा गया कि विदाउट फ्रैटर्निटी लिबर्टी वुड बी प्रोड्यूस ऑल्सो सुपरमेसी ऑफ द फ्यू मेनी, और विदाउट फ्रैटर्निटी लिबर्टी एंड इक्वालिटी कुड नॉट बी। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है साहब, यूपीएससी ने इस तरीके के स्टेटमेंट कई बार पूछ चुके हैं। अब कहा जाता है कि क्या चेंजेज हुआ, 75 साल हो गए, आज 75 साल बाद क्या है।
Today, 75 years later, it well to asking कि what progress we have to make to achieve the aim of the constitutional drafter and the particular field in the law. डॉक्टर अंबेडकर ने आइडेंटिफाई किया कि इक्वालिटी हैज एडवांस नो डाउट विद द अबोली। इक्वालिटी में कोई बात नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोगों ने अनटचबिलिटी को अबॉलिश किया पूरी तरीके से बाय द ओल्डेस्ट फारेस्ट रीचिंग अफर्मेटिव एक्शंस प्रोग्राम के तहत, रिजर्वेशन के तहत, फॉर्म ऑफ द रिजर्वेशन इनिशियली शेड्यूल कास्ट के लिए, फिर उसके बाद अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए। रिजर्वेशन जो शुरुआती दौर में टेम्प्रोरी के लिए हुआ था हमारे सोसाइटी सिस्टम के अंदर में, इसको लाया गया था, हालांकि आज उसके लिए अनचैलेंज है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस बात को भी पॉइंट किया फ्रॉम द गवर्नमेंट। आप देख सकते हैं इस चीज़ों पर बताया गया। फ्रैटर्निटी की अगर हम बात करें, मोबिलाइजेशन ऑफ वोट है ना, डेमोक्रेसी के अंदर में कास्ट के नाम पर आज भी दिया जा रहा है। आज भी हमारे डेमोक्रेसी लोकतंत्र में जो जाति के नाम पर, क्रीड के नाम पर, रीजन के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर, सोशल साइकोलॉजिकल सेंसेस के नाम पर आज भी भारत देश के अंदर में अगर वोटिंग किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये ब्रदरहुड की भावना लोगों के अंदर में नहीं है, है ना। नो डाउट की सेंस ऑफ द नेशनहुड दैट इज फेल्ट नॉट इट केम इनटू द एग्जिस्टेंस। आज भी भारतीयों के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना पूरी तरीके से जागृत नहीं है। आज भी लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, उससे ज़्यादा राष्ट्रवाद की भावना जो है क्रिकेट टीम में देखने को मिलता है। इंडियन टीम क्रिकेट मैच में इन्वॉल्व क्राउड के दौरान में आपको देखने को मिलता है। यहाँ तक कि आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जैसे कारगिल वॉर 1999 में, गलवान इंसिडेंट 2020 में, इसको लेकर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनहुड की जगह पर ये सेक्टेरियन आइडेंटिफाई भी देखने को मिला। तो इन चीज़ों की कमी यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए कि कास्ट रिजर्वेशन, इंडिया प्रॉम्प्टेड इक्वालिटी, इंडिया बार बार समानता की बात करता है, अनडिटरमाइंड टू फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी यहाँ पर स्पेशल प्लेस डॉक्टर अंबेडकर के विजन्स के बेसिस के आधार पर बात की जा रही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो भारतीयों के अंदर में राइटर यही कहते हैं कि जब तक बंधुता, भाईचारा, समानता और इन सभी चीज़ों को अगर लेकर के नहीं आएगा, तब तक संविधान के सही मायने को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। ये डिबेट बार बार होता रहेगा, है ना, बेसिस के आधार पर कि संविधान 75 साल हो गए हैं, 106 अमेंडमेंट संविधान के अंदर में हो गए, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं वो अधूरा लगता है। स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था एक मेमोरेबल स्पीच में कि इज नो डाउट अ मैटर इज ऑफ जॉय। हमारा संविधान लागू हो रहा है, बट लेट नॉट फॉरगेट, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता ऑन द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्वतंत्रता का मतलब एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। स्वतंत्रता आपको मिला है, ब्रिटिश को हम लोगों ने बार बार ब्लेम किया और इस बेसिस के आधार पर इसे सुरक्षित रखना संविधान की भी जिम्मेदारी थी। ये बातें उन्होंने कही आपका। चलिए दूसरा जो आर्टिकल है फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर कि भारत के संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्करेज की अगर हम बात करें तो फेमिनिस्ट को लेकर थोड़ा सा इसमें है। अगर हम बात करें फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी की बात करें भारत के संविधान के अंदर में, ये फैजल सीके साहब ने, डिप्टी लॉ सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ केरला का। तो इंडियन सिनेरियो में अगर देखा जाए तो भारत के संविधान में के जो निर्माता हैं, जिसे आप फाउंडिंग फादर कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैट्रियार्कल और पैटर्नलिस्टिक संविधान के अंदर में भी देखने को मिला। फैक्ट ये है कि इंडियन रिपब्लिक, फाउंडिंग मदर ऑफ इंडियन रिपब्लिक अगर देखा जाए, इमिनेंट वुमेन्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये नहीं, लेकिन यहाँ पर फाउंडिंग मदर ऑफ इंडियन रिपब्लिक, जेंडर पॉलिटिक्स और फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2022 में ये चीज़ें देखने को मिला, डायनेमिक चेंजेस। इसमें थोड़ा पॉलिटिकल मसाला आपको देखने को मिलेगा और इसमें ये बताने की कोशिश की गई है, अगर शॉर्ट फॉर्म में बात किया जाए तो हमारा सोसाइटी समाज जो है पूरी तरीके से पैट्रियार्कल सोसाइटी समाज है। फाउंडिंग मेंबर मदर और फाउंडिंग फादर, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ हैं कि भाई संविधान जो भी लिखा गया है ना, वो पैट्रियार्कल के ही पॉइंट ऑफ व्यू से संविधान की रचना भी की गई है।
द फाउंडिंग मदर्स कंसीव दैट की फंडामेंटल राइट नॉट जस्ट इंजक्शन अगेंस्ट टू द स्टेट बट ऑल्सो द सोशल चार्टर एंड ऑल दिस थिंग। आपका बहुत सारी इसमें कहानियाँ हैं कि कमला देवी चट्टोपाध्याय मानती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक नई शुरुआत है भारत में महिलाओं के लिए, एक गारंटी है समानता और न्याय को के द्वारा। वो कहा करती थी कि इक्वालिटी ही सोसाइटी समाज के अंदर में महिलाओं को एक बेहतर जीवन दे सकता है। वो कहती थी कि भारत में जो महिलाओं की जो स्थिति है, जो कमेटी बनाई गई थी 1974 में, इंडियन रिपब्लिक फेल हो चुका है महिलाओं को समानता अधिकार के आधार के बेस के आधार पर देने में। अगर हम बात करें, इनका कहना है कि अमृता कौर जो कि एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स को लेकर के बात किया करती थी, आपका एंटी विमेंस टेंडेंसी के बेसिस के आधार पर, तो बहुत सारे ऐसे विडो मैरिज एक्ट के बारे में, शारदा एक्ट के बारे में, अबोलिशन ऑफ सती की बात करें, ये सब अंग्रेजों से पहले हुआ था, हमारे संविधान लागू होने से पहले हुआ था। सोसाइटी समाज में पर्दा था, पॉलीगैमी था, ये सारे अगर हम टेम्पल मेंशन किया था कि महिलाओं को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं है, और उनको ऐसा मानना था कि सोसाइटी समाज, हमारा संविधान ही एक ऐसा है जो कहीं ना कहीं समानता के आधार पर महिलाओं को पुरुषों के बराबरी करेगा। अगर हम बात करें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण महिलाएं, हंसा मेहता, अमृता कौर ने डिमांड किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड को, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, उसको फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बनाना चाहिए, सोशल पैट्रियार्कल जो शक्तियां हैं उसको खिलाफ लड़ने की बात करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड वॉज आपका रिलेटेड टू डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में जाना, जिसका मेन शुरुआत यहाँ पर है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो कि ये फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं है, ये फंडामेंटल इन गवर्नेंस है और ये इस पर कोई कानून लागू नहीं होता है। तो इनका सिंपल सी इसमें ये कहने का मतलब है कि इन लोगों ने कहा कि भाई जो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी जो भारतीय संविधान के अंदर में है उसको डिस्करेज किया गया है, उसको एक तरीके से प्रमोट नहीं किया गया है, यही इस आर्टिकल के अंदर में कही जा रही है। और कहीं ना कहीं आज भी उसकी कमी है, आज भी उसकी कमी है। ठीक है, आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि एग्रीकल्चर वेलफेयर स्कीम्स, फार्मर फोकस, ये चुनाव से संबंधित चीज़ें हैं, चल रही है। पीपल पनिश टू ट्राइंग टू द डिसरप्ट पार्लियामेंट से मोदी जी, और लोगों ने, प्रेसिडेंट ने 75 ईयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर एड्रेस किया, ये सब बातें तो है। चलिए, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और न्यूज़ है जिसकी चर्चा करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे पढ़ने, जैसे कई बार हम लोगों ने चर्चा किया है पिछले भी न्यूज़ में, स्टबल बर्निंग को लेकर सैटेलाइट डेटा क्या है। हालांकि हम लोगों ने दिल्ली के पोल्यूशन से रिलेटेड काफ़ी पहले भी वीडियो बन चुका है इसी पर, है ना। इस पर भी कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑलवेज बिन सेकुलर बोथ स्प्रिट इन द लेटर, भीमराव अम्बेडकर, तो इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया ही। ये पूरी कहानी उसी पर आधारित था, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हाँ, एक थोड़ा सा है हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जीएस थर्ड का पार्ट है, अगर देखा जाए जीएस थर्ड का पार्ट होगा इन्फ्लेशन आउटलुक फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो मिक्स आउटलुक में अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, इंडिया अगर देखा जाए इकोनॉमिक इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन अभी भी इंडिया की अगर हम बात करें फूड इन्फ्लेशन, जो कि कंज्यूमर प्राइस में 14 मंथ में हाई पेस 6.2% के साथ बढ़ा है। अब डिमांड कंटिन्यू ग्रोइंग, इस तरीके से देख सकते हैं कि अर्बन और रूरल एरिया में दोनों में क्वार्टर सेकेंड में आप देख सकते हैं कि भाई वॉल्यूम इम्प्रूव हुआ, एफएमसीजी का डिमांड जो है थोड़ा सा बढ़ा है। तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड आपको बताऊं कि इन्फ्लेशन जो है 4 to 6% के बीच में होना चाहिए, मिनिमम 2%, मैक्सिमम 4% होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड डेटा है कि भाई क्या चल रहा है इन्फ्लेशन से रिलेटेड। आपका इन्फ्लेशन को कि 2 मेजरमेंट पैरामीटर हैं, जिसमें हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं और होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई और होलसेल प्राइस में तो हर 2 महीने पर ये डेटा चेंज होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है आपका आउटलुक दिया गया है कि भाई जियो पॉलिटिक्स फैक्टर क्या है, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन क्या है, सप्लाई चेन क्या है ना। इस तरीके के ऑप्शंस पे प्रश्न के तौर पर पूछे जाते। इंडियाज इकोनॉमिक आउटलुक में आने वाले महीनों के अंदर में कहा गया है कि एक आशावादी में कि एग्रीकल्चर में काफ़ी मुनाफा मिलेगा, क्योंकि भारतीयों के लिए फेवरेबल्स मानसून की बात की गई है,
जिसके कारण से मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस और सप्लाई में भी मुनाफा देखने को मिलेगा, इजाफा देखने को मिलेगा। तो उस पर इन्फ्लेशन पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें यूपीएससी से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी, आर्टिकल थी, जिसकी हम लोगों ने आज चर्चा की। इसी प्रकार के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर आपकी कोई सुझाव है तो सुझाव के आप अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव लिख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि भाई किसी टॉपिक पर वीडियो आनी चाहिए, कोई कोर्सेज आने चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।